बीजेपी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज भारतवर्ष का बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, किस तरीके से एक मकान में 1,000 मत दिया जाता है। वर्तमान के जो विधायक हैं सिंगरौली के, उन्होंने वादा किया था कि हम बाईपास की सड़क बनवाएंगे। बहुत सारे वादे थे, 2 साल 3 साल बीत गए, धरातल पर वो वादे कहीं नहीं दिख रहे हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और ये दुर्भाग्य का विषय है। 1100-1200 करोड़ प्रति वर्ष जो है डीएमएफ की राशि हमारे जिले में आती है। यहाँ का कोयला, यहाँ का प्रदूषण, यहाँ का रोड एक्सीडेंट हम लोग झेलते हैं, हमारे परिवार के लोग झेलते हैं, हमारे परिवार के लोग रोज मारे जाते हैं। लेकिन सिंगरौली वासियों का बड़ा हक सिरासिर में छीना है। इस जिले में आवागमन का कितना कष्ट हम लोग को झेलना पड़ता है। यदि हमको भोपाल राजधानी जाना है तो दिन याद करना पड़ता है कि आज कौन दिन डायरेक्ट वाली ट्रेन है, आज किस दिन डायरेक्ट वाली ट्रेन नहीं है। राजस्व हम मध्य प्रदेश को देते हैं, 1 नंबर का जिला है राजस्व। कई सांसदों ने आवाज उठाया था कि इन दोनों जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, ताकि यहाँ का सीधा लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। और जिस तरीके से बिजली उत्पादन हो रही है पूरे राज्य में, पूरे देश में हो रहा है, कोयले का खनन हो रहा है, पूरे देश में जा रहा है, जिस तरीके से इन जगहों पर विकास हुआ, सिंगरौली के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी तक आप उसको देखेंगे काफी अंतर दिखेगा। का शोषण होने लगता है तो वो अपनी आंखों में पट्टी बांध तो युवा हैं और युवाओं की अपेक्षा है, इतनी कंपनियां हैं यहाँ पर रोजगार की, 50-50 लाख बन गई के साथ गाली गलौज करते हैं अधिकारी। और भी दादागिरी और गुंडागर्दी हटाने की बढ़ेगी। इन चीजों से भी हमको लड़ना है। सतर्क। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान को बनाया गया है और जिला अध्यक्ष बनने के बाद आज हम सिंगरौली की आवाज से 1-to-1 चर्चा करेंगे। प्रवीण सिंह चौहान काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी में संघर्ष कर रहे थे और यही उनका नतीजा रहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार भरोसा जताया है कि सिंगरौली जिले में जो बिखर चुकी पार्टी है उसको समेट करके संगठनात्मक तरीके से मजबूत करके उसे आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल क्या कुछ उद्देश्य हैं, क्या कुछ इनके कांग्रेस को लेकर के सपने हैं, आइए 1-to-1 चर्चा करते हैं और कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे। स्थानीय मुद्दों पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल एक एक करके चर्चा करते हैं। प्रवीण जी, कांग्रेस ने आपको जिम्मेदारी दी है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहला सवाल इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पूरे प्रदेश में हुई है वो संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हुई, जिसमें AICC के पर्यवेक्षक यहाँ पर आए हुए थे और 2 बार उनका दौरा हुआ। इसमें कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं जो लगातार संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, उन लोगों ने जिसका नाम जिला अध्यक्ष के रूप में चयनित किया, उनका नाम सब वो नोट करके AICC में लेकर गए और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी चर्चा, कई बिंदुवार चर्चाओं के उपरांत जिला अध्यक्ष का नाम निकल करके सामने आया है। मेरे साथ सबसे बड़ा जो जिला अध्यक्ष बनने का सबसे प्लस पॉइंट था वो था कि मैं यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी जी की एक सोच थी कि युवाओं को इस बार अधिक से अधिक मौका देना है। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ और उस दरमियान जैसा आप सब जानते हैं कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो शोषण जनता का किया जाता रहा, उन मुद्दों को लेकर के मैं प्रखर रहा। चाहे वो सड़क का मामला रहा हो, चाहे वो DMF का मामला रहा हो, इन सारी बातों को पार्टी ने ध्यान में रखा कि युवा है और लड़ सकते हैं। इसलिए मुझे मौका दिया है पार्टी को एक धागे में मोती की तरह पिरोने का, संगठन को मजबूत करने का, और जो हर पार्टी का एक उद्देश्य होता है कि अंतोगत्वा हम अपने विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि चुन करके यहाँ से अधिक भेजें। हमें सत्ता हमारे कांग्रेस पार्टी को दौलत कमाने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि सत्ता जन सेवा के लिए चाहिए। जब सत्ता रहेगी तभी हम गरीब, मजलूम, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ों की आवाज़ को उठा सकेंगे अच्छे से। अभी आपको क्या लगता है कि पिछले 10-15 सालों में जो कांग्रेस की स्थिति रही है इस जिले में, वो कहीं ना कहीं किसी से छिपा नहीं है, काफ़ी कमजोर रही है? क्या कुछ लगता है, क्या कमियां रही होंगी और उस कमियों को दूर करने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? देखिए, जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो जिस तरीके से लोगों ने मुखर होकर के बधाइयाँ दी, लोग मिलने आए, तमाम टेलीफोन आए, तो मुझे एक बात का आभास हुआ कि कांग्रेस पार्टी सिंगरौली में कभी कमजोर नहीं है, ना आज कमजोर है। हमको केवल जो छोटी छोटी आपसी मतभेद हैं उनको खत्म करने की आवश्यकता है, एक मंच पर सबको समेट करके बैठाने की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हर घर जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। वो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जिस दिन से मैं अध्यक्ष बना हूँ, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, डोर टू डोर उनके घर पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। जो एक उम्र का जो पड़ाव है, जो पार कर चुके हैं, जो अब रिटायरमेंट के कगार पे
उनके यहाँ पहुँच करके एक शॉल श्रीफल दे करके उनको सम्मानित करने का काम कर रहा हूँ और ये बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो मुझे विरासत मिली है, ये आपने सँजो कर रखी थी, वो विरासत मुझे कांग्रेस पार्टी ने दी है इस परिवार को चलाने के लिए। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं कांग्रेस को एकजुट करूं और जन-जन तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाऊं, ताकि हमारा संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो भी प्रत्याशी पार्टी यहाँ पर नियुक्त करेगी, उसको हम सब मिलकर के प्रयास करके सिंगरौली के हित के लिए, यहाँ की जनता जनार्दन के हित के लिए हम भोपाल भेजने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर पार्टी हमारी बहुत मजबूत है और आगे भी हम इसे और मजबूती करने करेंगे। अलग-अलग कार्यालय हैं। आप कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट हैं, लेकिन एकजुट नहीं है। कोई कह रहा है कि हम नवानगर में जनसुनवाई करेंगे, तो कोई कह रहा है कि हम नौगढ़ में बैठक करेंगे और कोई यहाँ पर चर्चा कर रहा है। तो इस तरीके से पार्टी बिखर रही है और खुलेआम एक दूसरे का विरोध करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें आती हैं, तो इसको समेटने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे? देखिए, मेरी जो विचारधारा है, जो मेरी सोच है, वो सार्थक है। मैं सबको सम्मान दे करके सबको एक साथ लेकर चलने के लिए संकल्पित हूँ। यदि इसके बावजूद भी यदि कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, तो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो हैं, हमारी जो टीम है एआईसीसी की, पीसीसी की, वो नज़र बना के रखें। मान लीजिए कि यदि कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हमारे अंदर घुसे हुए हैं, तो हम उनको छाटने का, निकाल के बाहर करने का भी कार्य करेंगे आने वाले समय। बिल्कुल। तो बीजेपी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय प्रदेश भर में। आज पटना के गांधी मैदान में भी एक बड़ा आंदोलन है, वोट चोर गद्दी चोर। आखिर सीधा चोर आप कहते हैं प्रधानमंत्री को, आपकी पार्टी के राहुल गांधी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस चोर को कहने से पहले क्या कुछ आप लोगों ने एनालाइज किया, क्या कुछ कहा? इतना सीधा आरोप लगा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, आज भारतवर्ष का बच्चा ये जान चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ती है, किस तरीके से एक मकान में एक हजार मतदाताओं के नाम सूची में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही संयोजित तरीके से, जो उन्हें पता है कि ये कांग्रेस विचारधारा का परिवार है, ऐसे लोगों को मृतक घोषित करके उनका नाम काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और एक घरों में 200, 300 लोग फर्जी मतदाता बना करके अपने कार्यकर्ताओं से फर्जी वोट डलवा करके कुछ अंतरों से जीतने का काम कर रहे हैं। वो तो आज सारे रिकॉर्ड मीडिया के सामने है, जनता के सामने है और जनता भली भांति समझ चुकी है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके गद्दी हासिल करने का काम कर रही है। इसके उपाय क्या है? कैसे इसका समाधान निकल सकता है कि इस प्रकार से जबकि बैठक भी तो होती है, चुनाव बैठक करता है उस समय, कभी जब समय रहते यदि इन सब चीज़ों को एनालाइज किया जा सकता था, तो शायद जो आरोप लग रहे हैं कि यदि हमारा कर्नाटक में इस तरह वोट चोरी नहीं होती तो सरकार हमारा बन गया होता। मध्य प्रदेश में भी दावे किए जा रहे हैं। तो कई बार जिला निर्वाचन अधिकारी और तमाम जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो मौके देते हैं सभी राजनीतिक दलों को, तो उस समय क्या हम जांच नहीं कर पाते? आपके पार्टी के स्वयं के लोग हैं जो धरातल पर बीएलओ का काम करते हैं, तो वहाँ चूक हो गई कुछ? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं थोड़ी कमी रही हमारे कार्यकर्ताओं में भी कि हम उसको धरातल पर जा कर के एनालाइज नहीं कर पाए और सबसे बड़ी कमी तो प्रशासन की रही। जो एक घर में एक हजार मतदाता जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी कमी तो प्रशासन की है। कहीं न कहीं प्रशासन सत्ता से मिल करके उनका सहयोग कर रहा है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक घर में 1000, 1500, 200, 300 मतदाता एक घर में, छोटे से घर में कैसे हो सकते हैं? प्रशासन की और शासन सत्ता सरकार की मिली भगत से ये कार्य हो रहे हैं। जब इस इतने बड़े पैमाने पर यदि चोरी होगी तो एक कार्यकर्ता को एनालिसिस करने में भी थोड़ी समस्याएं जरूर आती हैं और हम लोग पूरे ताकत से प्रयास किया जा रहा है। हम लोग की बैठकें हो रही हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बीएलए तो कभी भोपाल में ट्रेनिंग हुई है, उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपके क्षेत्र में वोटों की चोरी हो रही है। आप वोटर लिस्ट लेकर के स्क्रूटनी करें, एक घर जाएं, वहाँ जांच करें। वो हमारा कार्य अगले महीने से शुरू होगा और हम लोग पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाए रखे हैं मध्य प्रदेश में और अपने विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाएंगे? इसके लिए क्या कुछ करेंगे? क्या पहले एक समय था जब केवल ईवीएम को टारगेट किया जाता कि ईवीएम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही, अब तो मतदाता सूची में भी हेराफेरी हो रही है, एक और समस्या खड़ी हो चुकी है। तो जनता जो उम्मीद लगाए बैठती है कि हमारा वोट जो है वो सही जगह जाए, तो कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इन दोनों को सही करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, ईवीएम से जो धांधली होती है, जब रिजल्ट आता है सामने तो अप्रत्याशित आता है। जब ईवीएम से वोट होती है, जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया, तमाम ऐसे देश, उन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया, लेकिन हमारे भारत में ईवीएम के द्वारा
वोटिंग कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक बड़ा खेल हो रहा है। हर राजनीतिक पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हर राजनीतिक पार्टी ये गुहार लगा रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा जाए, ईवीएम से बंद करा दी। यदि मतदाता संतुष्ट नहीं है, वोट देने के बाद वो संदेह के घेरे में है कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया या भाजपा को वोट दिया या किसी भी दल को दिया, मेरा वोट सही गया कि नहीं गया, यदि वो आशंकित है, अस्वस्थ नहीं है, तो मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए, ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से निश्चित तौर पर कराना चाहिए। अभी आप गए थे, राहुल गांधी से मिल के आए, क्या कुछ उन्होंने कहा था, किस तरीके से आपको आगे काम करना है? बड़ी अच्छी मुलाकात रही और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का वो पल था। राहुल गांधी जी ने करीब 2 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग को दिया, उसमें हमको बोलने का भी अवसर मिला राहुल गांधी जी के समक्ष। मैं सिंगरौली विस्थापन के संबंध में सिंगरौली विस्थापन मंच के द्वारा मुझे पत्र दिया गया था। मैंने खड़े होकर के राहुल गांधी जी से वो पत्र लेने के लिए आग्रह किया और बताया कि हमारा जिला जो है विस्थापन से बीमार झेल रहा है और तरह तरह के व्यापक भ्रष्टाचार जिले में व्याप्त हैं। बड़ी बड़ी अडानी जैसी कंपनियां जिले में दानों की तरह पैर पसारी हुई हैं, जनता का शोषण कर रही है। राहुल गांधी जी ने बड़े ही धैर्यतापूर्वक हमारी बातों को सुना और उस पेपर को लिया और उन्होंने आश्वस्त कराया कि हम इस पर नज़र बनाएंगे और कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, स्थानीय स्तर पर जो भी फंड आते हैं यहाँ पर, कोयले की रॉयल्टी हो या फिर सिंगरौली का राजस्व हो, अपने आप में सक्षम है सिंगरौली को बेहतर बनाने के लिए। आज चिकित्सा की बात कर ले, शिक्षा के, रोजगार के और तमाम विस्थापन, जैसे आप कही रहे हैं, विस्थापित कॉलोनियों को जाके देखिए, अभी तक वो विकास नहीं हो पाया था जो होना चाहिए। सिंगरौली का 90% से ज़्यादा डीएमएफ फंड राज्य सरकार ले जाएगी। हम इसको बदलाव करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इसको स्थानीय स्तर पर खर्च किया जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सिंगरौली जिले में अफसरशाही पूरी तरह से जाती है। जो सिंगरौली की जनता जो जनप्रतिनिधि को चुनती है, जिसे अपना सांसद या विधायक बना के भेजती है, वो सिर्फ 5 साल कहीं न कहीं धनार्जन के चक्कर में लगे रहते हैं। जो वादे करके वो आते हैं, वो वादे सिर्फ ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। वर्तमान के जो विधायक हैं सिंगरौली के, उन्होंने वादा किया था कि हम बाईपास की सड़क बनवाएंगे। बहुत सारे वादे थे, 2 साल 3 साल बीत गए, धरातल पर वो वादे कहीं नहीं दिख रहे हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और ये दुर्भाग्य का विषय है। 1100-1200 करोड़ प्रति वर्ष जो है डीएमएफ की राशि हमारे जिले में आती है। डीएमएफ की राशि जो है वो स्थानीय क्षेत्र में स्वास्थ्य, चिकित्सा जैसे मूल सुविधाओं के लिए खर्च होनी चाहिए। यहाँ का कोयला, यहाँ का प्रदूषण, यहाँ का रोड एक्सीडेंट हम लोग झेलते हैं, हमारे परिवार के लोग झेलते हैं, हमारे परिवार के लोग रोज मारे जाते हैं। लेकिन जो बाहर से मंत्री आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, उनकी नज़र हमारे डीएमएफ पर है और यहाँ का 70% डीएमएफ का पैसा उठा करके अन्य जिलों में खर्च किया जा रहा है। उसको लेकर के मेरे द्वारा एक बार जिला कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया था। आगे भी हम आंदोलन करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि कम से कम 70% जो डीएमएफ की राशि है, जो सिंगरौली का पैसा है, वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वो सिंगरौली के लोगों के लिए खर्च होनी चाहिए। इस बात को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, सिंगरौली की जनता को भी समझना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का पूरा साथ देना चाहिए। हम व्यापक पैमाने पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि ये सिंगरौली वासियों का हक और अधिकार है, हम सबका हक और अधिकार है। हमारे हक और अधिकार को जिला प्रशासन और बाहर के नेता, मंत्री, मिनिस्टर लूटने और डाका डालने का काम करते हैं। बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार ने डीएमएफ फंड चालू किया था, इसकी योजना शुरुआत की थी कि माइनिंग से जो प्रभावित एरिया है वहाँ पर काम हो सके। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस आदेश को पलट करके वो इस आदेश को एक नया आदेश लाया राज्य सरकार से कि हम पूरे प्रदेश को खनन प्रभावित क्षेत्र मान करके पूरे प्रदेश में यहाँ का पैसा लगाएं। तो ये कितना बड़ा अन्याय है और क्या गारंटी है कि कांग्रेस की भी सरकार आ जाएगी तो आई भी थी तो उस आदेश को पलट करके स्थानीय स्तर पर खर्च किया जा सकते हैं, उसके लिए योजना निकली। हमारी मात्र 1.5 साल की सरकार रही और निश्चित तौर पर यदि सरकार आगे रहती तो इस पर क्रियान्वयन होता। ये सिंगरौली वासियों का बड़ा हक शिवराज सिंह ने छीना है। सिंगरौली वासियों को लॉलीपॉप दे करके, जिला का लॉलीपॉप दे करके और एक बड़े पैमाने पे उनके हक अधिकार, उनके पैसे पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सबसे बड़ा खेद का विषय है कि जो जनप्रतिनिधि है वो किसी अर्थ के नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे जिले में आवागमन का कितना कष्ट हम लोग को झेलना पड़ता है। यदि हमको भोपाल राजधानी जाना है तो दिन याद करना पड़ता है कि आज कौन दिन डायरेक्ट वाली ट्रेन है, आज किस दिन डायरेक्ट वाली ट्रेन नहीं है। डेली की कनेक्टिविटी हमारे जिले में नहीं है। सबसे अधिक राजस्व हम मध्य प्रदेश को देते हैं, 1 नंबर का जिला है राजस्व देने में।
उद्योग है, ऊर्जाधानी नाम जाना जाता है, लेकिन आवागमन की स्थितियां बद से बदतर हैं। 100 किलोमीटर की सड़क NH-39 नहीं बन पाई, उसके लिए हमने पद यात्रा की थी। 110 किलोमीटर आप भी उस यात्रा के साक्षी रहे, पूरा सीधी तक आपकी पूरी टीम मेरे साथ फॉलो की थी। उसके लिए आपको एक बार पुनः मैं धन्यवाद दूंगा। तो निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिंगरौली वासियों का शोषण हुआ है, सिंगरौली वासियों को ठगा गया है, सिंगरौली वासियों के हक और अधिकार, उनके पैसे को लूट करके, डाका डाल करके अन्य जगह पर खर्च करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कई वर्षों से मांग हुई है। शुरुआत में उत्तर प्रदेश को सांसद सोनभद्र जिला माइनिंग से सिंगरौली जिला कई सांसदों ने आवाज उठाया था कि इन दोनों जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित ताकि यहाँ का सीधा लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। और जिस तरीके से बिजली उत्पादन हो रही है पूरे राज्य में, पूरे देश में जा रही है, कोयले का खनन हो रहा है, पूरे देश में जा रहा है, जिस तरीके से इन जगहों पर विकास हुआ, सिंगरौली के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी तक आप उसको देखेंगे काफ़ी अंतर दिखेगा। कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो पिछड़ेपन में जिला शुमार है, शामिल है। तो आपकी क्या राय है कि इससे क्या विकास हो सकता है? सिंगरौली अगर केंद्र शासित प्रदेश दोनों जिलों को मिला के औद्योगिक क्षेत्र को मिला बनाया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर यदि केंद्र शासित प्रदेश सिंगरौली बनेगा तो एक बड़े पैमाने पर विकास हो। और हम पूरे सिंगरौली वासियों के साथ साथ हम भी इस ओर हमारी भी समर्थन है कि यदि ऐसा होता है तो सिंगरौली की बेहतर के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो सिंगरौली का पैसा है संभवतः सिंगरौली में खर्च होगा, यहाँ का विकास होगा, जो रोजगार लोगों को मिलेगा, युवाओं को, सड़कें बनेगी, आवागमन की सुविधा दुरुस्त होगी। अगर यदि ऐसा होता है तो ये सिंगरौली के लिए बहुत अच्छी शुरुआत होता है होगी, क्योंकि राज्य सरकार जो भी हमारा NTPC हो, NCL हो, जो भी इससे जुड़ा हुआ है मामला पूरा केंद्र शासित से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल की यहाँ पर CISF की टीम है, तमाम एजेंसियाँ यहाँ काम कर रही हैं। तो जब इनके रक्षा के लिए, इनके काम के लिए, इनके विकास के लिए जब सीधा कनेक्शन हमारा केंद्र से है, तो क्यों ना जिले को केंद्र शासित प्रदेश बना करके सीधा लाभ इससे उठाया जा सकता है, ताकि जो त्वरित विकास हो सके। आज जो 50 वर्षों से सिंगरौली विस्थापन, प्रदूषण, बीमारी और तमाम जगहों चीज़ों से झेल रही है, वो कम से कम राज्यों के दखल से दूरी मुक्ति पा जाएगी। बिल्कुल सही पहल रहेगी। और देखिए सही बात तो ये है कि कहीं ना कहीं ये हम सब की कमी है। सिंगरौली की जनता की भी मैं इतनी ही कमी मानता हूँ। लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की विधायक लगातार 3-4 पंचवर्षीय से सांसद आ रहे हैं। यदि ये विधायक, ये सांसद आपके वायदे पर खरे नहीं उतर रहे हैं, आपके विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं लाडली लक्ष्मी के नाम पर, कहीं कुछ प्रलोभन के नाम पर, कहीं जाति संप्रदाय के नाम पर हम लोग वोट दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो उसका परिणाम बाद में फिर किस तरह से आता है, वोट लेकर के वो विधायक सांसद तो बन जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों का कितना विकास करते हैं, मूलभूत सुविधाओं पर वो कितना ध्यान देते हैं, जो सिंगरौली में वाकई में जो एक विकास होना चाहिए उस पर वो कितने प्रखर होकर के बोलते हैं। वो जीतने के बाद वो कहीं कहीं अपने आकाओं से दब करके और स्वयं शोषण करने लगते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। जब सिंगरौली का शोषण होने लगता है तो वो अपनी आंखों में पट्टी बांधते हैं। तो ये हमें सिंगरौली की जनता को आने वाले समय में एक अवसर कांग्रेस को भी देना चाहिए। कांग्रेस का विधायक बने, यहाँ से कांग्रेस का सांसद बन करके जाए, और हो सकता है कि इनसे बेहतर काम करेगा। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो नया सांसद या विधायक बन करके आएगा वो सिंगरौली के हित के लिए सोचेगा, जो ये नहीं सोच पा रहे हैं। जनता को भी इस ओर प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक और सवाल है, आपने बीजेपी को काफ़ी बातें बताई कि करना है 20 साल से, लेकिन समय समय पर एक विपक्ष की भूमिका होती है कि उस चीज़ को आगाह कराए। NCL में बड़ा घोटाला हुआ, वहाँ पर कांग्रेस की पार्टी के और तब और इतनी घटनाएं होती हैं, वहाँ पर आपके मुख्य नेता कभी नजर नहीं आए। तो जब विपक्ष मौन है, सब शांत हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, वो तो करेंगे कि हम अपना आईना सही से ना दिखा। मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंगरौली जिले कांग्रेस परिवार का सेवक बनाया है, और मैं सेवक बन करके इस परिवार के साथ साथ सिंगरौली जिले के हर एक मुद्दे को प्रखरता से उठाऊंगा, और जहां भी मुझे ये लगेगा कि यहाँ पर हमारे सिंगरौली वासियों के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ मैं पूरी तरीके से खड़ा होने का प्रयास करूँगा।
जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है, उस विपक्ष की भूमिका को मैं अच्छे से पूरी तरीके से निभाने का प्रयास करूँगा। आप मानते हैं कि अभी तक जो मामला था, इतने साल गुजर गए, इतनी घटनाएं गुजर गई, उस पर कहीं न कहीं आपकी काफ़ी कमजोर रही है? नहीं, समय-समय पर हमारे नेताओं ने मुद्दों को उठाया है, उठाने का प्रयास किया है। उसको हम और अच्छे से प्रयास करेंगे कि हर एक आवाज़ को, सिंगरौली की आवाज़ को विपक्ष की भूमिका के रूप में हम उसको और अच्छे से उठा सकें, बातों को रख सकें, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में जोड़ेंगे और हमारे क्षेत्र के, हमारे लोगों का कुछ विकास हो सके। आप युवा हैं और युवाओं की अपेक्षा है, इतनी कंपनियां हैं यहाँ पर, रोजगार 50-50 लाख रुपए, इतना बड़ा घोटाला है और दबंगई के साथ गाली गलौज करते हैं अधिकारी और अभद्रता के साथ पेश आकर मारपीट कराते हैं, गुंडा स्थानीय दलाल पालते हैं। और एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर कि जिस समय से हम लोग आवाज़ उठाए उस समय काफ़ी कम घूस रिश्वत लिए जाते थे, बिना रिश्वत के तो काम होते नहीं थे, ऐसा लोगों का आरोप। लेकिन अब उस रिश्वत की राशि 5 से 6 गुना बढ़ी और लोग इन भ्रष्टाचारियों के चक्कर में पड़ गए। पूरी तरीके से दूर करने की देखिए, आपकी बात में 100% सत्यता है, 100% सच्चाई है आपकी बात में। बहुत सारे दलालों ने युवा बेरोजगारों से 1 लाख 2 लाख रुपये लेकर के नौकरी लगवाने का काम, दलाली करने का काम किया, जो बेहद शर्मनाक और पीड़ादायक है। एक मेरा ये मानना है, मेरी सदैव ये सोच रही है कि एक गरीब लड़का, घर का गरीब लड़का रोजगार पाने के लिए 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये देता है और फिर 15 से 20 हज़ार रुपये उसको नौकरी दी। वो 1.5 से 2 साल को अपना जो पूंजी है, जो दिया है, उसको निकालने में लगा देता है। ये कैसे लोग हैं जो ऐसे युवाओं के साथ शोषण अत्याचार, बहुत ही निम्न स्तर के लोग हैं जो इस तरीके के युवाओं से शोषण अत्याचार। एक बड़ी चुनौती है कि 4-4, 5-5 कंपनियां हैं, उनमें ऑलरेडी इतनी भर्ती हो चुकी है और तमाम युवाओं की उम्मीद है कि कुछ नया हो। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अभी क्योंकि मुझे कार्यालय स्थापित करना है और अपनी कमेटी बनानी है। 1 महीने बाद, 1 महीने का मेरे पास समय, 1 महीना ये करने के बाद मैं जिले में जितनी कंपनियां कलेक्टर महोदय के माध्यम से पत्राचार करके एक सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा कि क्या सिंगरौली का 70% युवा इन कंपनियों में रोजगार कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यदि नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जो मुझसे बन पड़ेगा, आंदोलन, प्रदर्शन, कंपनी का काम रोकना, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना, वो सारी चीज़ें मैं करने के लिए मांग। कंपनियों में हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसों को लेकर के क्या आपकी राय है? अडानी कंपनी है, चाहे कोई भी कंपनी हो, इस तरीके से अवैध रूप से परिवहन, चाहे राकड़ का हो चाहे पुल का हो, इस जिले में सबसे बड़ा समस्या है। लोग अब सब कुछ मांगना बंद करके केवल जिंदगी मांगते हैं। अडानी जिस तरीके से इस जिले में एक दबंग और गुंडा की तरह स्थापित हुई है और आगे चल करके और भी लोगों के बीच में समस्या है। जब अडानी के कंपनी के लिए जो गाड़ियाँ कोल परिवहन कर रही हैं वो एक्सीडेंट करती है किसी, और जब जनता वहाँ पर भीड़ लगाती है और मांग करती है कि मुझे इसका उचित मुआवजा दिया जाए, परिवार का मुखिया था, खत्म हो गया, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जिनको पालने के लिए कुछ नहीं, अडानी 1 रुपये नहीं देता। और प्रशासन इतना अडानी के कर्मचारियों से डरा रहता है कि प्रशासन कभी भी अडानी के कर्मचारियों को हस्ताक्षेप या किसी प्रकार का दबाव देकर पैसा दिलाने का काम, प्रशासन फिर उस मोटर मालिक के ऊपर दबाव बनाता है, जो एक हमारे आपकी तरह कोई भी एक युवा बेरोजगार है जिसने गाड़ी लिया है चलवाने के लिए और उसकी गाड़ी से किसी कारण दुर्घटना हो गई, ये सच्चाई। तो प्रशासन जो है वो उस बेरोजगार या उस युवा व्यक्ति से जिसकी गाड़ी होती है उससे दबाव डलवाता है कि तुम 2-4 लाख रुपए, 5 लाख, जबकि सच्चाई है कि वो गाड़ी अडानी कंपनी का कोयला ढो रही है। नियमतः जो एक बड़ा लाभ है वो इस क्षेत्र से अडानी ले रहा है, तो उस दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी अडानी की होनी चाहिए। लड़कों का पालन पोषण या जीवन भत्ता अडानी को देना चाहिए, लेकिन प्रशासन अडानी से डरा हुआ रहता है। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एपीएमडीसी माइंस है सुनिए, एपीएमडीसी माइंस में प्रतिदिन 500 गाड़ियाँ कोयला लोडिंग करती हैं और वहाँ पर अडानी को काम मिला था वो भी निकाल लिया। इसके बाद अडानी की खुद की गाड़ी 50-60 गाड़ी कोयला लेकर के अपने उसकी कंपनी के लिए जाती है। अडानी ने प्रशासन के दम पर
जबरदस्ती ट्रांसपोर्टरों को रोक करके एक एग्रीमेंट कराया है कि जितनी भी गाड़ी जाएंगी वो 1000 रुपये पर गाड़ी वो लेगा। किस नाम पर? फैसिलिटी देने के नाम। फैसिलिटी क्या देंगे? रोडों में पानी सींचने का काम करेंगे, रोड बनाने का काम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ की रोड में पानी सींचने का काम जो APMDC कंपनी है तो उसका होता है। जैसे NCL में NCL खुद करती है, वो एग्रीमेंट में है उसकी। रोड बनाना भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का काम है, न कि अडानी का। कुल मिला के अडानी सरकार के दम पर आंख दिखा करके 5 लाख रुपए प्रतिदिन 1.5 से 2 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है। मेरे पास पत्र है, हिंडाल्को ने कलेक्टर सिंगरौली को पत्र लिख करके कहा है कि अडानी जो है गुंडा की तरह काम कर रहा है और आप इसमें इंटरफेयर करें। लेकिन क्योंकि प्रशासन अडानी से उतना ही डरा रहता है, उसको मालूम है कि अडानी के आदेश निर्देश पर यहाँ से तबादले हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, तो अडानी के कार्यों में प्रशासन भी हस्तक्षेप जल्दी नहीं करता है। ये विकट समस्या है और सिंगरौली की जनता को समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में और भी दादागिरी और गुंडागर्दी अडानी की बढ़ेगी। इन चीज़ों से भी हमको लड़ना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है जो मैंने आरोप अडानी के ऊपर लगाया है कि 5 लाख रुपए प्रतिदिन आंख दिखा करके गुंडा टैक्स ले रहा है और प्रशासन की जानकारी में ले रहा है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ नहीं करता है। यदि अडानी का नाम लो प्रशासन से तो प्रशासन सीधे कहता है नहीं। उस विषय में मुझे कुछ बात नहीं। आपने एग्रीमेंट क्यों कर दिया? आपकी गाड़ी जबरदस्ती जंगल में कोई रोक लेगा, बोलेगा नहीं आओ आप एग्रीमेंट करो तभी गाड़ी जाने दूंगा। 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 सिक्योरिटी वालों को लगा करके गाड़ियां नहीं जाने देते, गुंडागर्दी करते हैं। ये ड्राइवर है, उनका पैसा नहीं दिया जाता, हाँ, खाना नहीं दिया जाता। बिल्कुल अडानी की जो एक गुंडागर्दी है वो व्यापक पैमाने पर जिले में व्याप्त है। इस संबंध में भी हम लोग अपने विशेष नेताओं से चर्चा करेंगे और आगे कार्यवाही की मांग करेंगे। आगे की एक आध कुछ योजना रहेगी आपकी, थोड़ा बताइए। मुझे सबसे पहले अपना कार्यालय, जो नया कार्यालय कांग्रेस का स्थापित करना है, वो 6 तारीख को 1 बजे हम लोग कांग्रेस कार्यालय की स्थापना कर रहे हैं बिलौजी में, अटल बिहारी वाजपेयी सामुदायिक भवन के बगल में। कार्यालय उद्घाटन के उपरांत जो मुझे कमेटी बनानी है, ब्लॉक की, बूथ की, सेक्टर मंडल कमेटी बना करके तैयार करनी है और उसके पश्चात जो क्षेत्रीय मुद्दे आते रहेंगे। कैसे योजना, क्या योजना रहेगी क्षेत्रीय मुद्दों? निश्चित तौर पर हम आंदोलन प्रदर्शन बड़े पैमाने पर निरंतर करते हैं। जो भी क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे उसको प्रमुखता से उठाएंगे, बड़े नेताओं को भी उसमें बुलाएंगे, धरना देंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे, सिंगरौली के क्षेत्र की जनता की आवाज़ को ऊपर तक। तो ये थे प्रवीण सिंह चौहान, कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी बातें बहुत ही सरलता से रखी और सिंगरौली के मुद्दों पर अपनी बात रखी और किस तरीके से वो वोट के साथ चोरी हो रही है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो आने वाले समय में इंतजार रहेगा एक मजबूत विपक्ष का, और एक मजबूत विपक्ष ही लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ होता है। उम्मीद करेंगे कि लोगों के हक और आवाज़ को इसी तरीके से उठते रहें ताकि सिंगरौली के लिए एक अच्छा काम हो सके।